स्टार्ट। चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपने बात की थी, सारा लास्ट पॉइंट अपना यह था ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करे तो क्या होता है, यहीं तक अपने बात की थी ना। क्लियर है? चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, 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 during the mixing of two solutions and during the mixing of two solutions and form a resultant solution and form a resultant solution and form a resultant solution during the mixing of two solutions and form a resultant solution। लिख लिए? ठीक है, एरो लगा के छोड़ दो बच्चों। ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, देखो मैं आपको कंडीशन क्यों लिखा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन में पता चले। ऐसा बोले तो क्या करना है हमें, बात समझ में आ रही है क्या? सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा तो मैं यही पता नहीं चलेगा इसको अप्लाई कहां से करना है, तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? यानी ये कंडीशन हमें कब काम में लेनी है, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके अगर हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान रखना, दो सॉल्यूशन अगर हम मिक्स करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, मोल के रेस्पेक्ट में उनको ऐड किया जाता है कि N1 प्लस N2। बात समझ में आई क्या? N1 प्लस N2 का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल, सेकंड सॉल्यूशन के मोल, और दोनों को मिलाने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसके मोल हो जाएंगे। क्लियर है? यानी पहले के मोल, आपसे बोला जाए 10 मोल सॉल्यूशन है, इसमें को दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं जिसके 5 मोल है, तो 10 प्लस 5 दोनों के टोटल मोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर हमें इतना इजी क्वेश्चन देगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं देगा, आपको जानबूझ के देगा कंसंट्रेशन की टर्म में। ओके, कैसे बच्चों? और हमें पता है बेटा क्या, अरे n इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है या नहीं होता है, यस और नो? अरे होता है। तो एन आर की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन के जो मोल है वो क्या होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, N1 की जगह क्या लिखूंगा, अगर फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल है तो मोलैरिटी और वॉल्यूम भी किसका लेना है, फर्स्ट सॉल्यूशन का लेना है। N2 की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है? यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों तो एम आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, M1V1 प्लस क्या करेंगे, M2V2। अगर VR को अपॉन में लेके आए तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, V1 प्लस V2 लिख सकता हूं। समझ में आ गया? अरे VR का मतलब क्या है बच्चों, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है बच्चों क्या होता है, पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम। आपको बोला जाए पहला सॉल्यूशन 1 लीटर है, दूसरा 2 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा 1 प्लस 3। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, VR यहाँ पर क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम का क्या होगा, सम होगा। क्लियर है? लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये कंडीशन कब काम में लेनी है, तो ध्यान रखना, फॉर एसिड प्लस एसिड, फॉर एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस। बात समझ में आई क्या? क्या कहा बच्चों, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस। कहने का मतलब है अगर दोनों सॉल्यूशन या तो एसिडिक नेचर के हो या फिर दोनों क्या हो, बेसिक नेचर के हो, यानी सेम नेचर के हो, तो ही ये कॉन्सेप्ट काम में लेना। बच्चा कहेगा सर, पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए सर एसिड बेस होता क्या है। वैसे तो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दिमाग में होना चाहिए। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, जैसे HCl, HCl ब्रेक होके क्या बनाता है, H प्लस Cl माइनस, तो वो एसिड है। एक होता बेस, बेस वो होता है जो OH माइनस आयन डोनेट करता है, जैसे NaOH, NaOH ब्रेक होके क्या बनाता है, Na प्लस OH माइनस, यस और नो, तो ये बेस है बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो क्या कहेंगे, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, यानी सेम नेचर वाले सॉल्यूशन हो तब उनकी फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या करते हैं, MrVr इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। बच्चा कहेगा सर आपने कहा दोनों एसिड दोनों बेस हो तब ये काम में लेना है, लेकिन एक एसिड दूसरा बेस हो या एक बेस दूसरा एसिड सॉल्यूशन हो तो क्या करना है, उसको हम करेंगे नॉर्मेलिटी से। किससे करेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी से करेंगे। ठीक है, वो अपन नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे इसके बाद, उसके अकॉर्डिंग बात करना। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा, यस और नो? छाप दो जो स्टेटमेंट लिखा था उसके आगे।
तो जो चीज पढ़ रहे हो बेटा यही उसको दिमाग में सेट कर लिया करो कि ये सर ने क्या बोला है, किस कंडीशन में मुझे काम में लेना है। क्लियर है? ऐसा नहीं घर जाके देखेंगे, क्लास में अच्छे से फोकस करोगे बेटा तो अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद घर जाके ज्यादा जोर नहीं आता समझने में, याद करने में। क्लियर है? साथ साथ दिमाग में सेट किया करो बेटा। चलिए चलो बेटा इनका मीनिंग लिखो। M1 एंड V1, M1 एंड V1 नीचे इनका मीनिंग लिखो। M1 एंड V1, M1 एंड V1 क्या मतलब, इनका मतलब एरो लगा लिखो, मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। एक काम करो साथ में इनके बेटा N1 भी ऐड कर लो, स्मॉल n1 जो मोल अपन ने लिखा ना N1, हाँ ये लिख लो। मोलरिटी वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलरिटी वॉल्यूम एंड मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। जो स्मॉल n1 है वो ऐड कर लो। जतिन बात समझ में नहीं आई? हाँ ये स्मॉल n1 ये भी ऐड कर लो इनके साथ में। M1 कॉमा V1 एंड स्मॉल n1 इसको टू लिख लो, मोलरिटी कॉमा वॉल्यूम एंड मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलरिटी कॉमा वॉल्यूम एंड मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलरिटी वॉल्यूम एंड मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। लिख लिए? आगे लिखो, M लिखो M2V2 कॉमा N2 स्मॉल n2, M2V2 कॉमा स्मॉल n2 ये लिख लो। मोलरिटी कॉमा वॉल्यूम एंड मोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, मोलरिटी वॉल्यूम एंड मोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। लिख लिए? लिखो बेटा MR कॉमा VR एंड NR, MR VR NR, एन में स्मॉल वाला बोल रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना। MR VR NR इक्वल टू लिख लो बेटा मोलरिटी कॉमा वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मोलरिटी कॉमा वॉल्यूम एंड मोल ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। देख लिए? ठीक है। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर जैसे आपने सेम नेचर वाले क्यों लिखाए, अपोजिट नेचर वाले क्यों नहीं लिखाए? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन अपोजिट नेचर का हो, अपोजिट नेचर का होने का मतलब क्या है? अगर एक एसिड और दूसरा बेस हो बच्चों, क्लियर है? सॉल्यूशन अगर अपोजिट नेचर का हो तो ध्यान रखना उनको अगर मिलाएंगे तो उनमें आपस में रिएक्शन होगी। मैं बोल रहा हूँ इस पर सुनो, सॉल्यूशन अपोजिट नेचर का हो तो इनमें आपस में रिएक्शन होगी। हमेशा इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है, इंडिया पाकिस्तान को साथ रखे तो कभी एक साथ दोस्ती हो सकती है क्या? हर हाल में फाइट करेंगे, फाइट करेंगे तो लॉस होगा नहीं होगा? लॉस होगा, ठीक है। वैसे ही अगर अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन है तो उनको साथ रखेंगे, कभी आपस में ऐड नहीं हो सकते। अरे ऐड तो कब होता है? जब दोनों के आपस में कोई फाइट ही नहीं हुई, ये प्लस ये सीधा ऐड कर दिया। अपन रशिया की बात करते हैं, जैसे मान लो अपन कहे इंडिया के पास मान लो वॉर के अंदर मान लो 100 टैंक का, सपोज करो 100 टैंक है रशिया के पास, तो दोनों आपस में फ्रेंड अच्छे दोस्त है कई सालों से, तो बोले दोनों अगर साथ मिल गए तो टोटल टैंक कितने हो गए? 100 + 100 यानी 200 हो गए। दोनों दोस्त है तो एक दूसरे के खिलाफ तो यूज करेंगे नहीं बच्चों, सीधी सी बात है। वही अपन बात करें इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया के पास 100 टैंक है, पाकिस्तान के पास मान लो 100 टैंक है, दोनों को साथ रखे कुछ टाइम बाद कितने टैंक बचेंगे? दोनों के पास एक ही नहीं बचेगा। बात समझ में आई? एक दूसरे के खिलाफ यूज करेंगे। सेम केस यहाँ पर है बच्चों, क्लियर है? अगर अपोजिट नेचर वाला सॉल्यूशन है तो उसमें आपस में रिएक्शन होगी, क्लियर है? तो एसिड बेस का जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा
इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में किया जाता है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट भी बच्चों क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट क्या है, सबस्टांस की यूनिट को रिप्रेजेंट, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है, जैसे मोल है। बात समझ में आई क्या, जैसे मोल है वैसे क्या होता है इक्विवेलेंट स्मॉल ई, आपने सिंबल देखा होगा स्मॉल ई। जैसे मोल क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वैसे इक्विवेलेंट होता है बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो एसिड बेस का कंपैरिजन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं बेटा, इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं। बात समझ में आई। तो एसिड बेस होगा तो उसकी रिएक्शन हमेशा इक्विवेलेंट से करेंगे, तो इक्विवेलेंट हमेशा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसलिए मैंने बोला है यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। अगर अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे तो उसमें मोल का नहीं इक्विवेलेंट से कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया। और इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी आती है ना कि मोलरिटी, इसलिए मैंने बोला है अगले नॉर्मेलिटी में वो बात डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। ये एक एक डाउट बच्चे के क्लियर होना चाहिए, किस कंडीशन में क्या करते हैं, वही तो बच्चा टॉप रैंक देता है। वरना खाली फॉर्मूला रेटर का कौन सा कहाँ अप्लाई करना है तो कोई फायदा नहीं है, बच्चा नेगेटिव करके आता ही आता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे करना क्या करना, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। चलो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में जरूरी नहीं आपको हर बात क्लियरली बोले कि इसका मतलब ये है। हमें पता है बच्चों, हमें कोई हिंट देता है, कोई ऐसा वर्ड देता है जिसका मीनिंग हमें खुद को समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है। तो कुछ बेसिक वर्ड से बेटा ये आए तो बार बार ध्यान रखना। अगर आपसे बोले मोलर, मोलर इसका मतलब मोलरिटी कितनी है 1m है, 1m, या फिर इसे ओनली m भी लिख देगा। समझ में आ गया। मोलर वर्ड का मतलब मोलरिटी कितनी है 1m है, या ओनली m भी लिख देगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, एक आपसे बोले बेटा सेमी मोलर, मैंने क्या बोला है बच्चों सेमी मोलर, सेमी का मतलब कितना होता है हाफ। ठीक है, फाइनल सेमीफाइनल, क्योंकि फाइनल का जितना वेटेज होता है उसका आधा वेटेज सेमीफाइनल का होता ही होता है। यहाँ से जीतेंगे तभी तो फाइनल में पहुंचेंगे। बात समझ में आई क्या। तो वही बात है, सेमी का मतलब हाफ है, मोलर मतलब 1, सेमी का हाफ कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा 1/2m। समझ में आ गया। या फिर इसे m/2 भी लिख देगा। क्लियर है। ठीक है बेटा, एक आपसे बोलेगा बच्चों, कई सारे वर्ड आपसे देगा जैसे पेंटीमोलर। बच्चों देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये क्या है बच्चों पेंट है। जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे बेटा वही बात है, मैथ एथ, मैथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेकेन मतलब 10। ठीक है बेटा। वैसे ही पेंट का मतलब क्या होता है 5। क्लियर है। तो क्या करेंगे पेंट यानी 1/5 मोलर यानी m/5। एक होता है बेटा पेंटामोलर, ये वर्ड भी आपको मिलेगा पेंटामोलर, ये होता है बेटा 5m। ठीक है, एक आपको मिलेगा बेटा डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसी यानी 1/डेक का मतलब होता है बेटा 10, डेक से बना है ये, यानी 1/10m या m/10, m/10। क्लियर है। एक आपको देगा बेटा डेकामोलर, डेकामोलर यानी 10m। एक आपको देगा बेटा सेंटीमोलर, सेंटी, सेंट का मतलब होता है बेटा 100। बात समझ में आई क्या। सेंटीमोलर मतलब 100 यानी 1/100m या फिर m/100। ठीक है। एक आपको देगा बेटा मिली मोलर, मिली मोलर, मिली का मतलब होता है बेटा 1000। बोलते हैं ना 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर होता है नहीं होता, तो 1/1000 मोलर या फिर m/1000। तो ऐसे कई जगह वर्ड काम में आएंगे, ध्यान रखना है। क्लियर है। याद करने का इजी तरीका ध्यान रखना बच्चों, क्या पेंट का मतलब 5, डेक का मतलब 10, सेंट का मतलब 100, 100 सेंट मतलब 100, ऐसे याद रखना। क्लियर है। जिसमें ई का साउंड आए मतलब अपोन में कर देना। क्या कहा ई का साउंड आई उसे क्या कर देना अपोन में कर देना। पेंट मतलब 5, पेंटी मोलर मतलब 1/5, डेसी डेक मतलब 10, डेसी 1/10, सेंटी सेंट मतलब 100, सेंटी 1/100। समझ में आ गया। जिसमें ई का साउंड आए उसे अपोन में कर देना है, जिसमें आ का साउंड आए उसे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे पेंटा, पेंट मतलब 5, आ का साउंड आ रहा तो 5 मल्टीप्लाई में कर दो ना कि 1/, में। समझ में आ गया। डेक का मतलब 10, लेकिन डेका आ का साउंड आ रहा 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये आपके काम आएगी। क्लियर है। नोट करो बच्चों।
चलो बेटा कर लिया नोट। चलो बेटा आगे बात करते हैं। तो यह तो अपने बात की मोलरिटी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे काम आएंगे। ओके चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा, हेडिंग लिखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ है वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको H2O ब्रैकेट ऐसे बेटा, ये एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल होता है, इसको ऐसे भी लिख देगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, चलिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो बच्चों कैसे करना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो कैसे करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नाम से पता चल रहा है बेटा वाटर की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन यानी उसकी मोलरिटी कितनी होती है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो उसको डायरेक्टली रखने की बजाय बच्चों देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं तरीका बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डाटा फिक्स है बच्चों, आपको देगा नहीं, खुद ध्यान होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी की अगर हम बात करें बच्चों ध्यान रखना DH2O, D फॉर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, क्लियर है। ये होती है बच्चों 1 ग्राम पर ml, या फिर होती है बेटा 1 किलोग्राम पर लीटर, या फिर होता है बच्चों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना कई जगह हमें जरूरत पड़ती है, ये डाटा हमेशा हमें चल के दे कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये हमें खुद को ध्यान होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो अब सिंपल सी मैथमेटिक्स समझना बच्चों, वाटर की डेंसिटी ये फिक्स होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। आप यहाँ देख भी सकते हो, ऊपर मास है, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है, यस और नो। अरे ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, ml किसकी है बच्चों, वॉल्यूम की। देखो किलोग्राम है और ये लीटर, ऊपर मास की यूनिट है, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम की, किलोग्राम और मीटर क्यूब हमें पता है, ये मास की और ये वॉल्यूम की, यस और नो। इसका मतलब बच्चों देखो मैं ये कहूँ, अगर क्या v की वैल्यू 1 हो, v की वैल्यू 1 हो, तो ये बताओ जो मास होगा वही तो क्या होगी, डेंसिटी के बराबर होगा, यस और नो। v की वैल्यू अगर 1 हो जाए बेटा, तो w को 1 से डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 1 लीटर के अंदर जो वॉल्यूम होगा वही तो क्या होगा, डेंसिटी होगी, क्लियर है। या फिर मैं कहूँ वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर है, 1 किलोग्राम पर लीटर, यानी पर लीटर का मास कितना है,
1 किलोग्राम है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या क्या मास ऑफ या वेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं बेटा? देखो कैसे कैलकुलेट करके बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेट ऑफ 1 लीटर वाटर, वेट ऑफ 1 लीटर वाटर इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, यस और नो? अरे बच्चों देखो 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अकॉर्डिंग वेट कितना आ रहा है? 1 किलोग्राम आ रहा है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर वाटर का वेट कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। जब मेरे पास वेट आ गया तो इससे मेरे पास मोल आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आ सकते हैं बच्चों। तो क्या कहेंगे? मोल्स ऑफ 1 लीटर वाटर, यानी 1 लीटर वाटर के मोल कितने होंगे? तो बच्चों हमें पता है मोल क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मोलर मास, यस और नो? अरे होता है बच्चों, क्लियर है? हमें पता है बेटा। देखो हमें देखो मोल कितने, हमारे पास वेट कितना आ रहा है। अगर वेट अपॉन मोलर मास में कर दूं तो मेरे पास मोल आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे बच्चों। वेट मेरे पास कितना आ रहा है? 1000 ग्राम। अरे 1 लीटर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो देखना है। 1 लीटर वॉल्यूम में मास कितना है, वेट कितना है? 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है। और मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास। अरे H2O होता है, मैंने क्या कहा था? एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 + 2 कितना हो गया? 18। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। ग्राम से बच्चों ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, देखो मैंने कहा एक्स्ट्रा पेन चलाए बिना कैलकुलेशन कैसे करनी है। 1000/20 होता, मैंने क्या कहा? 1000/20 होता तो 0 से 0 चला जाता। 100/2 कितना होता? 50। 100/50 यानी 50 तो कब आता? जब नीचे 20 होता। लेकिन ये 20 से कम है, यानी मेरा आंसर थोड़ा 50 से ज्यादा आएगा बच्चों। अपॉन वाली वैल्यू कम है तो आंसर ज्यादा। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो ये बच्चों सोल्व करने पर आता 50 से थोड़ा ज्यादा, यानी 55.55। और ये ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया? 1 लीटर वाटर के मोल आ गए। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमें पता मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलेरिटी। क्लियर है? मोलर का मतलब ही क्या होता है? मोलेरिटी। तो मोलेरिटी यानी इसको मैं लिख सकता हूं H2O की मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे भी इसे लिख देते हैं। मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N/V लीटर, यस और नो? क्लियर है? मोल मेरे पास कितने आ रहे बच्चों? 55.55। ठीक है बच्चों, इतने मोल आ रहे हैं। अपॉन में वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? अरे 1 लीटर के रेस्पेक्ट में तो सब डाटा आया ही। क्लियर है? तो क्या करूंगा बच्चों? 1 से डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा। तो क्या करेंगे? वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है उसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 55.55 मोल पर लीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और पूछता भी है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज 55.55 मोल पर लीटर। ऑलवेज बोला है मतलब ऑलवेज। आ गया समझ में? यानी वाटर की मोलर कंसंट्रेशन अगर पूछे तो कितना करना है? 55.55 मोल पर लीटर होगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर ऑलवेज ये फिक्स क्यों होगा? ये ऑलवेज फिक्स इसलिए होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है बेटा। बात समझ में आई क्या? वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है नहीं होती? 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम का वेट हमेशा फिक्स होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। जब W फिक्स हो गया तो MW तो वैसे ही बेटा हर मॉलिक्यूल का फिक्स होता है, यस और नो? अरे H2O का फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर H2O का फॉर्मूला चेंज होगा तो ही तो क्या होगा? MW चेंज होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ओनली O हो तो अपन 16 ग्राम लेते हैं। अगर O2 हो गया तो 2 ऑक्सीजन का ले लो बेटा 32। O3 हो गया तो 3 ऑक्सीजन का ले लो, कितना हो जाएगा? 48। लेकिन H2 तो हमेशा फिक्स होता है फॉर्मूला, यस और नो? वाटर का तो H2 ही होगा। तो कहने का मतलब है 1 लीटर वाटर का वेट अगर फिक्स है तो W/MW, वेट W फिक्स है तो MW भी तो फिक्स है। दोनों की वैल्यू फिक्स है, इसमें वेरिएशन नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो क्या होगा? जो मोल आएंगे वो भी फिक्स होंगे नहीं होंगे? होंगे बच्चों। मोल अगर फिक्स है तो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में मोलरिटी तो होती क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस और नो? सॉल्यूशन के 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है। जब हमें पता है सॉल्यूशन का तो 1 लीटर वॉल्यूम हो गया, और मोल फिक्स है या नहीं है? मोल फिक्स है। मोल फिक्स क्यों है? क्योंकि वेट फिक्स है। वेट फिक्स क्यों है? क्योंकि डेंसिटी फिक्स है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो हमेशा ध्यान रखना, आपसे मैं बोलूं द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 55.55, यस और नो? द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 10 लीटर वाटर इज इक्वल टू
55.55 समझ में आ गया। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 100 लीटर वाटर इज इक्वल टू 55.55। क्यों? अगर मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी बोल रहा है तो मोलरिटी का मतलब ही क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो। और इसका मतलब है चाहे आपको टोटल वॉल्यूम 10 लीटर 1000 लीटर कितना भी दे, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन बोल दिया यानी 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। और 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ओके, यस और नो? ठीक, छाप दो बेटा। ध्यान रखना 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, इधर ध्यान देना। 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स अगर पूछे यानी आपसे बोले दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर के मोल कितने होंगे, इतने होंगे। आपसे बोले नंबर ऑफ मोल्स इन 10 लीटर वाटर, तो मोल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 10 लीटर बोला है तो नंबर ऑफ मोल्स तो अलग अलग आ सकते हैं। वाटर 10 लीटर बेटा, तो सीधी सी बात है 1 लीटर का वेट है 1 किलोग्राम, 10 लीटर का कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। यस और नो? तो ध्यान रखना टोटल मोल चेंज हो सकते हैं कि 1 लीटर में इतने मोल है तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। यस और नो? 100 लीटर में कितने मोल होंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं। लेकिन मोलर कंसंट्रेशन बोल दिया तो मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी का मतलब ही क्या होता है, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल। आ गया समझ में? और 1 लीटर के नंबर ऑफ मोल हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट बेटा? नोट करो।
चलिए चलिए बेटा, चलो नीचे दो स्टेटमेंट लिखो बेटा, स्टामा करके। स्टामा करके इसलिए लिखाता हूँ बच्चों, जब रिवीजन करो तब इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। जो चीजें ब्लॉक करता हूँ, स्टामा करता हूँ, इनको तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। बात समझ में आ गई क्या? लिखो बेटा, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज, the molar concentration of water is always 55.55 मोल पर लीटर। अगर 55.55 ना दे रखा हो तो अप्रोक्स में क्या करेगा, 55.56 दे देगा अप्रोक्स बनाकर, ठीक है, लास्ट के 5 को 6 बना देगा, ठीक है बेटा। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज 55.55 मोल पर लीटर। देख लिए? बेटा 70 पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 पेन रखो। जितना दिमाग चलाओगे, पेन चाहे 10 यूज कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ सीखकर आने से पहले 5-6 साल पहले मैं पुरानी कोचिंग में था, तो मेरी आदत है कि बच्चा था चैतन्य, जे में बच्चा था, 11th-12th जे से बैच में था वो, तो बाकी बच्चे, उसकी बुक्स का खर्चा भी हम लोग उठाते थे। बहुत गरीब फैमिली से था, पापा चाय की दुकान लगाते थे, मैक्सिमम 4-5 हज़ार रुपये की कोई बिक्री होती थी, तो उसकी बुक्स का खर्चा भी हम उठाते थे। रफ रजिस्टर में लिखता था, बाकी सबके पास क्लासमेट्स के नोट्स थे, रजिस्टर थे और राइटोमीटर के पेन थे, 30-40 रुपये वाले, 50 रुपये वाले। वो टूटा हुआ पेन रखता था, 2-2 रुपये वाले जो यूज एंड थ्रो वाले पेन आते हैं, वो भी आधे टूटे हुए रहते थे, क्योंकि हम पैसे देते थे तो वो ज़्यादा पैसे खराब नहीं करता था बेचारा, सोचता था इससे और कई सारे रजिस्टर ले लूँगा, एक अच्छा रजिस्टर लेने के बजाय 4 रजिस्टर आ जाएंगे, एक पेन के चक्कर में 5 पेन आ जाएंगे ऐसे। तो एक पेन 30-40 रुपये का पूरा पेन लेने के चक्कर में पूरा पैकेट ले लेता बेचारा। समझदार बच्चा था वैसे तो, ऐसा नहीं कि कोई और हेल्प करा फालतू उड़ाए। तो बच्चा टूटा हुआ पेन रखता था, 1-1, 2-2 रुपये वाले तो यूज एंड थ्रो आते हैं, और रफ रजिस्टर में लिखता था, नोट्स भी वहाँ बनाता था। एक क्लास का टॉपर था वो, जेईई एडवांस क्वालिफाई किया उसने, वहाँ भी बच्चों को मैं यही कहता था, पेन चाहे तुम कितने यूज़ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? नोट्स तुम्हारे हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए मैंने क्या लिखा है। एक पेन से लिखोगे तो भी समझ में आ सकता है, नहीं समझोगे, दिमाग नहीं चलाओगे तो 10 पेन यूज़ करोगे तो भी नहीं आएगा। जहाँ कॉन्सेप्ट समझने की बात है, वहाँ तुम्हारे दिमाग में है कि यहाँ कौन सा कलर ज़्यादा मैच करेगा, लाल करूँ, पीला करूँ, वो करूँ। अरे हमें नोट्स बनाने हैं, ना कि दुल्हन बनाना है। बात समझ में आई क्या? हमें मेकअप या डेकोरेशन की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। बार बार 10 पेन यूज करो, लाल पेन कहाँ गया, हरा पेन कहाँ गया, पीला पेन कहाँ गया, इनके चक्कर में डाइवर्ट हो, कोई होने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई क्या? इससे अच्छा फोकस ऐसा रखो कि कलर वगैरह ये सब साइड में हो, कि जो चीज चल रही है मेरे दिमाग में, अलग अलग कलर के पेन नहीं चले, मोलरिटी चलनी चाहिए। मोलरिटी चल रही है, जैसे मूवी चलती है तो बेटा क्या होता है, वही बात है, दोस्त धोखा दे जाते हैं, अपन इमोशनल हो जाते हैं, यार इसके दोस्त कितने बुरे, ऐसे लगता है मुझे धोखा दे गया। होता नहीं होता? किसी के माँ बाप ने किसी घर से निकाल दिया, निकल जाते हो, हमारा बेटा हमारी बेटी नहीं है, हम रोने लग जाते हैं थिएटर में बैठ के, ऐसे लगता है हमें निकाल दिया। तो वो मूवी की स्टोरी हमें लंबे टाइम तक याद रहती नहीं रहती, क्यों? हमने खुद को उससे अटैच किया है। समझ में आ रहा है? ऐसे लग रहा है वो हमारी स्टोरी है। वैसे ही कॉन्सेप्ट पे रहोगे तो ऐसे लगेगा मैं ही मोलरिटी हूँ, मेरे बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे दिमाग में यही होना चाहिए, मेरे सराउंड, मेरा यूनिवर्स मोलरिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साइंटिफिकल स्टडी से ही तो कहते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इन चीजों में जो दुनियादारी है बेटा, दिखावनी बातें, इनमें डाइवर्ट होने की बजाय वही बात है, अगर मैं कितने अच्छे कपड़े पहन लूँ, अगर मैं आके पढ़ाऊंगा ही नहीं तो वही बात है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मुझे याद भी आता है, हमारे 11th के टीचर थे, 11th-12th में फिजिक्स के एस के कौशिक सर, रोज नई जैकेट, नए जूते, नए कपड़े, नया चश्मा, अलग अलग हेयर स्टाइल, रोज नया मैच करके आते थे। अलग अलग वीक में 6 दिन में 6 अलग अलग ड्रेस, अलग अलग शूज, अलग अलग चश्मा मैच कर करके। लेकिन पढ़ाना क्या था? नोट्स सामने रखते थे, बुक, बोर्ड की बुक, लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, गाउस लॉ, ओम्स लॉ, सारे नोट्स बना बना के निकले हमारे। कभी ये तो कभी मार्कर तो चौक तो बोर्ड पे चला ही नहीं, ये कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। वहीं बायो के टीचर थे एसपी कुलशेष सर, शानदार मेहनत करते थे, कभी उनके चौक से कपड़े खराब हो जाते थे, कभी कभी पढ़ाते हुए शर्ट बाहर निकल जाता था, एक साइड से शर्ट निकल रहा है, उनको टेंशन नहीं है, पढ़ाते हुए कई बार ऐसे होता जूते फट गए, उन्होंने देखा ही नहीं है कि मेरे जूते फट गए या सही है। कहने का मतलब फिर भी हम सबसे ज़्यादा कुलशेष सर की रेस्पेक्ट करते थे। उनका ड्रेसिंग क्या है, उनका रोज़ नए नए कपड़े मैच करने का तरीका क्या है, इससे मतलब नहीं था।
उस बंदे के दिमाग में क्या था कि मुझे मॉडलिंग करने नहीं जाना। बात समझ में आ रही क्या? मुझे मॉडलिंग करने नहीं जाना कि रोज अलग अलग कलर के मैं कपड़े पहन के जाऊंगा, मैच करके जाऊंगा, मेरा चश्मा, जैकेट, पैंट शर्ट और शूज वगैरह उसी मैचिंग की हो, तभी बच्चों को समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? एक सिंपल सा तुम एग्जाम्पल दिया खुद की लाइफ का, समझ में आ रहा है क्या? तुम नोट्स कैसे बना रहे हो, कौन सा कलर यूज कर रहे हो, डजंट मैटर। अगर तुम्हें समझा ही नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट 0 है, तो सब कुछ यूजलेस है बेटा चीजें। समझ में आ रहा है? अगर तुमने रफ में लिख के टोटल एक सिंगल पेन से, टूटे हुए पेन से भी तुमने नोट्स बना लिए, लेकिन तुमने समझ लिया उस चीज को, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। आ गया समझ में? ठीक है, तो 10 पेन लिखने, 10 पेनों से यूज करने से बार बार डाइवर्ट, लाल कहाँ गया, हरा कहाँ गया, पीला कहाँ गया, ये बैंगनी कहाँ गया, ये कहाँ गया। हम वहाँ पढ़ाते थे उस टाइम, रोहित सर थे फिजिक्स के, वो तो जब भी क्लास से आते थे ऐसे बंडल भर के लेके आते थे हाथों में पेन का, गर्ल्स से खासकर छीन के। गर्ल्स के थोड़ा सा ज्यादा होता है कॉपी का मेकअप करना, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ, लाल ज्यादा बेटर रहेगा, इस फॉर्मूले में हरा ज्यादा बेटर रहेगा, पावर लगानी है ये तो थोड़ा सा वॉयलेट कलर वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे 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 ब्लॉक करना है थोड़ा सा डिजाइनिंग में, इससे ये कलर ज्यादा बेटर रहेगा। वो तो सारा ऐसे बंडल भर के लेके आते थे और नॉन टीचिंग को बांट देते थे कि रखो तुम्हारे काम आएगा ऑफिस के काम करने के लिए। तो बोला जहाँ दिमाग लगाना होता वहाँ खाली पेन लगाती है, कौन सा कलर ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा तुम्हें एग्जाम्पल दिया बेटा, बात समझ में आई क्या? तुम पेन ढूंढ रहे हो कि वो मेरा पेन कहाँ गया, इससे सा दिमाग में ये सोचा होता हमने कि ये कैसे हुआ और ऐसा हो तो क्या होगा। दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए बेटा तुम्हारे, समझ में? तो साइंस के स्टूडेंट है, अपन को रटना नहीं है, अपन को बोल दे हिस्ट्री की नोट्स में बोल दे कि वही बात है बाबर 1526 में इंडिया आया था, अब इसको वही बात हमने 50 साल पहले पढ़ा था आज भी हमारी याद है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। बाबर आया था तो बाबर आया था, तो ये नहीं पूछेगा बाबर कैसे आया, रास्ते में उसने कहाँ पानी पिया, कहाँ चाय पी, कैसे पी, क्या पी, आया तो आया था। हिस्ट्री में ये है, वहाँ जो किताब बोल रही है टीचर भी वही बोलता है, लेकिन साइंस वो है किताब खाली इतना बोलती है 2 लाइन, टीचर उस पर 2 पेज बोलता है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो साइंस है। साइंस का मतलब क्या है? माइंड स्टडी। समझ में आ गया क्या? तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने माइंड को एक्टिव ना हो। अपन आर्ट्स के स्टूडेंट की तरह खाली नोट्स बनाने और खाली सुनने आ रहे हैं, भजन सुनने आ रहे हैं, बोल देंगे, देखेंगे, कॉपी में जाके पढ़ लेंगे, कभी तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा बेटा। समझ में आ गया क्या? अपना जो रिजल्ट आता है 20, 30, 40, 50% वो इसीलिए आता है। मैक्सिमम बच्चे, टॉपर बच्चे कैसे होते हैं, क्लास में एक एक चीज़ गेन करते हैं, एक एक चीज़ गेन करते हैं, टीचर ने क्या बोला है इस एक एक वर्ड को दिमाग में सेट करते हैं। 100% एफिशिएंसी तो कभी किसी की नहीं आती, लेकिन जो बच्चा अच्छे से क्लास अटेंड करता है उसकी 90% एफिशिएंसी जरूर आ जाती है। 90% एफिशिएंसी क्लास में आ गई, क्लास की लगभग चीज़ें उसे याद है, फिर जाके कॉपी रिवाइज करेगा। जो 10% जो मान लो उसके ओवरलैप हो गया था, कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा सा, वो 10% जाके कवर हो जाता है। उसमें भी 1-2 को डाउटफुल रह जाती है, 1-2% वो टीचर से डिस्कस कर लेता, सर ये कैसे हुआ था, बात खत्म। टॉपर बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। कोटा में हम देखते हैं जेई की फर्स्ट रैंक, नीट की फर्स्ट रैंक, देखते नहीं देखते? वो बच्चे ऐसे फर्स्ट रैंक नहीं आते। सीकर में तो पढ़ाने का तरीका ही नहीं बताते, टीचर आ गया पढ़ा के चला गया, लेकिन उन बच्चों का तरीका देखा है हमने, खुद देखा वहाँ पर। वो बच्चे पहले साल पढ़ते हैं, पहले साल नोट्स बनाते हैं, दूसरी साल पढ़ते हैं, पहले साल सिर्फ नोट्स बनाने आते हैं, हमने खुद देखा है। टीचर आके पढ़ा के चला जाएगा, उसे मतलब नहीं है तुमने नोट किया हो नहीं किया हो, समझाओ नहीं समझाओ, उसकी टेंशन नहीं है टीचर की। एक ही बात कहेगा, पढ़ो तो पढ़ो वरना भाड़ में जाओ। 1 लाख बच्चे किस किस की टेंशन लेंगे? 1 लाख में से 10 भी ज़्यादा ऐसे होंगे पढ़ने वाले, अपने आप पढ़ लेंगे, वो सिलेक्शन भी दे देंगे। बात समझ में आई क्या? तो वो माथा बच्ची नहीं करते, वहाँ तो हमने खुद देखा है। अगर सामने देखते तो नोट्स नहीं बनते, नोट्स बनाने लग गए थे तो मिटा दिया। तो फिर पता हमारा मेथड क्या था नोट्स बनाने का? आधी चीजें पता चलती थी, कहाँ लिख दी कहाँ लिख दी, घर जाके पता चलता था आज हमें ये पढ़ाया था क्या। समझ में आ रहा है? सिंपल सा एग्जाम्पल है। तुम्हें एक एक चीज बेटा समझा भी रहे हैं, फिर नोट करने का टाइम क्यों देते हैं? पहले समझो, पहले दिमाग में बिठाओ, फिर कॉपी में बिठाओ। समझ में आ रहा है? दोनों ही चीज जरूरी है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो बच्चे सिंगल डिजिट रैंक आते हैं उनका मैंने कहा पहले साल नोट्स बनाते हैं, फिर वहाँ एक ही काम होता है, या तो तुम नोट्स बना लो या तुम समझ लो। उन्हें मतलब नहीं है तुमने नोट किया नहीं किया, तुमने समझा नहीं समझा, उन्होंने बता दिया, बोर्ड पे लिख दिया, उनकी ड्यूटी पूरी होगी, जैसे बोलना बंद किया मिटा दिया। तो पहले साल बच्चे नोट्स बनाते हैं, अगले साल सिर्फ ऐसे। अब उनसे कोई पानी मांग रहा है, पेन मांग रहा है, उनको टेंशन नहीं है कि उन्हें पता है एक वर्ड जो टीचर ने बोल दिया दोबारा नहीं बोलेगा, और मैं एक वर्ड भी ऐसा खराब नहीं कर सकता, क्योंकि एक वर्ड ऐसा आ गया उसी में क्वेश्चन आ गया मेरा साल खराब कर देगा। अपने तो क्या होता, किसी बच्चे का पेन भी गिर जाता तो सारी बेंच के नीचे से निकल जाता, वो 2 रुपए के पेन के लिए। होता नहीं होता? अरे होता ना, चूहे की तरफ हर बेंच के नीचे पेन ढूंढ रहा है,
टीचर पढ़ाया वो 5 मिनट वो चला स्किप कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन गिर गया, पहले उसे पेन ढूंढना है, कोई आसपास वाला पानी मांग रहा है, ले बेटा पानी पी, उसे पानी पिला रहे हैं। वहाँ वाले बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। तो सिंगल डिजिट रैंक होते हैं ना वो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश, उनका सेल्फिश होना सही है, क्योंकि अपने करियर के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, ना कि गलत काम के लिए। अपने सही पर्पज के लिए, सही इरादे के लिए अगर तुम सेल्फिश हो तो वो बहुत जरूरी, बहुत सही है। अरे वही बात है, कोई पाकिस्तान का सोल्जर अपने इंडिया को कहे यार तुम तुम्हारा सीक्रेट बताओ, वो बोले मैं तो नहीं बताऊंगा, तो वो ये कहेगा यार तू सेल्फिश था, तेरे में इंसानियत ही नहीं है। अपना सोल्जर अगर उसे सीक्रेट नहीं बता रहा, मान लो वो सेल्फिश है भी, तो अपनी कंट्री के लिए सेल्फिश है, वहाँ उसे दिलदार बनना जरूरी है क्या? सारा कच्चा चिट्टा खोल दे, आज तुझे मैं बना के समझा दूँ मैं बहुत दिलदार हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, यहाँ हमारी ये चौकी है, यहाँ पर इतने सोल्जर है, यहाँ पर इतने सोल्जर है, तुम यहाँ से जा सकते हो, वहाँ से जा सकते हो। सही काम के लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? सही काम के लिए मतलब मेरे करियर और मेरे पेरेंट्स के लिए हमेशा ध्यान रखना। अपने पेरेंट्स और अपने करियर के लिए हमेशा सेल्फिश रहो। सेल्फिश मतलब ईमानदार हो बेटा। उस सेल्फिश बनोगे तभी कोई चीज़ की लगन रहेगी। छोटा बच्चा क्या करता अपनी माँ को, वो किसी दूसरे बच्चे को गोद में लेती, वो सेल्फिश होता नहीं होता? क्यों? उसे अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दूसरे की माँ किसी तीसरे बच्चे को गोद ले रही है, उसे फर्क पड़ता है क्या? समझ में आ गया? अपने करियर और फैमिली से जुड़ाव होगा तो सेल्फिश अपने आप बन जाओगे। उनके लिए सेल्फिश होने का मतलब है मैं ये काम करूंगा, मैं करूंगा। बात समझ में आई क्या? तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, एक्टिव रखो और खुद को झोंक दो, क्योंकि तुम कोई फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। डॉक्टर इंजीनियर फॉर्मेलिटी से कभी नहीं बना जाता, डेडिकेशन से, एक मैडनेस से बना जाता, पागलपन से बना जाता है। और सेल्फिश नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे साथ के किसी दोस्त ने कहा यार तेरे नोट्स मुझे दे दे, वो 2 दिन तक कॉपी नहीं ला रहा, तुम सोचोगे मेरा दोस्त ही तो क्या हुआ? दोस्ती के चक्कर में तुमने अपना साल खराब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? दोस्त तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, कैरियर और पेरेंट्स दोबारा मिलेंगे क्या? और जो चीज़ दोबारा मिल सकती है उसके लिए कभी टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। टेंशन उन चीज़ों की होती है जो कभी दोबारा नहीं मिल सकती। इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? डेथ से। पता नहीं होता क्यों? जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, बात वही है। और बाकी इंसान के चाहे कितना लॉस हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, हार्ट टूट जाए, वो इतनी टेंशन लेता है क्या? पता है एक दिन बाद, 1 महीने बाद वापस वैसा का वैसा हूँ मैं, पता नहीं होता। वही बात है, पैसों का लॉस है, कुछ छोटी मोटी चोट लगी, अपन टेंशन नहीं लेते, बस बात वही है। तुम्हें डाइवर्ट करने वाले होते हैं जो छोटी मोटी चोट, यही है। चाहे तुम्हें दुनियादारी हो, तुम्हें मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, कोई बात है, स्टैंडर्ड कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ये सब तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन तुम्हें सेल्फिश होना जरूरी है। सेल्फिश होना मतलब कोई तुम्हें कितने डाइवर्ट करे, मैं मतलब ही हूँ, मेरे मतलब के लिए मैं रहूँगा, पढ़ाई करूँगा। समझ में आ रहा है क्या? और जिंदगी में डाइवर्जेंस बहुत आएंगे बेटा, लेकिन सेल्फिश बनो अपने करियर के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। तुम अपने पेरेंट्स की सोच ही नहीं रहे हो, बाकी दुनियादारी का भला करियो, ऐसे दिलदार बन के कोई फायदा है क्या? समझ में आ गया? जिंदगी में हर चीज दोबारा मिल जाएगी, करियर और पेरेंट्स दोबारा नहीं मिलते बेटा, ध्यान रखना। आ गया समझ में? तो जितना कर सकते हो इनके लिए थोड़ा, मैंने कहा मैडनेस एक होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। वो कब होगा? जब तुम खुद को झोंक दोगे। किनारे पे बैठ के कोई तैरना सीख सकता है क्या? बात समझ में आई क्या? किनारे बैठ के कोई तैरना नहीं सीख सकता बेटा, दूर से बैठ के देख के। तैरना कब सीखता है? अंदर कूदता है, हाथ पैर मारता है। समझ में आ गया? आपका पढ़ना भी यही है बच्चों। अगर आपका 1 साल कोचिंग करने के बाद भी रिजल्ट आपका 10% 20% आ रहा है, इसका मतलब आप किनारे पे बैठे हो, आपने अंदर डुबकी लगाई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? डुबकी लगाने का मतलब है अंदर जाके देखो, पढ़ के देखो। कि बाकी बच्चे 70 80 90% बना रहे, यार आदमी के अंदर आग लग जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आग लग जानी चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये बना सकता, मैं नहीं बना सकता, मैं इतना गिरा हुआ हो गया, ये कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक अंदर एक आग लग जानी चाहिए। चलो ठीक है, किसी बच्चे के मान लो 50% नहीं बने, तब तो सोचे पेपर ऐसा था यार, बाकी के नहीं बने तो हो सकता है पेपर ही ऐसा हो किसी के नहीं बने। लेकिन बाकी बच्चे मेरे साथ जो बैठे वो मान लो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कमी किस में है? तो अंदर एक आग लग जानी चाहिए। जिंदगी बेटा सक्सेस यही है, जब तक तुम में दूसरों से आगे बढ़ने की डिजायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तुम कभी आगे बढ़ सकते हो क्या? मेरे आगे कोई गाड़ी जा रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे किसी ने मुझे ओवरटेक कर दिया, मेरे मन में है ही नहीं उसे पीछे छोड़ने का, मैं कहीं पीछे छोड़ सकता हूँ क्या? लेकिन मेरे मन में ये हो, आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं आपकी स्कूटी आप उसे वो बुलेट बना दो ऐसे। अरे ओवरटेक मार दी, मुझे सर ने कहा था अंदर आग लग जानी चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर से जम करवा दिया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे अप्लाई नहीं करना इसको। आपको कोई ओवरटेक मार जाए तो जाओ भाई साहब आप जाओ, यही कहना, कोई टेंशन नहीं है, ये अप्लाई नहीं करना है। एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल,
चलो गाड़ी छोड़ो, रेस में ले लो, रेस में ले लो, चलो ठीक है, आर्मी की रेस में हम जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, वही बात, कोई हमसे आगे निकल गया। अब जब तक मेरे मन में नहीं होगा यार ये मेरे अंदर आग नहीं लगेगी, ये इसने मुझे कैसे पीछे छोड़ दिया, मैं इससे आगे निकल के दिखाऊं, जब तक दिखा सकता हूँ क्या। अब उसने आगे छोड़ दिया, अपन फिर भी कोई बात नहीं, अपन मून वॉक कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप जाओ आप जाओ आप जाओ, आराम से टहल रहे हैं, तो कुछ होगा क्या, नहीं, अपने अंदर आग लगेगी, ये कैसे निकल गया, ठीक है। तो फिर हाथ में चप्पल लेते हैं, फिर उस आग की वजह से भागते नहीं भागते, हुसैन बोल्ट बन जाते हैं, होता नहीं होता, तो ही हम उसे पीछे छोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया। अपने साथ वाले, अगर तुम साथ वालों को बीट नहीं कर सकते हो तो नेशनल लेवल पे जो पेपर होगा उसको बीट कर सकते हो क्या। वो मूवी नहीं देखी क्या, माही मार रहा माही मार रहा माही मार रहा है, माही ने पहले स्कूल में मारना स्टार्ट किया, बात समझ में आई क्या, ठीक है, पहले स्कूल में मारना स्टार्ट किया, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। मारना वो हमेशा छोटे लेवल पर ही होता है। तुम पहले स्कूल में मारना मतलब एक दूसरे को मारना नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हें 100% देना, टॉप करना। पहले तुम जहाँ पढ़ रहे हो तुम्हारे क्लासरूम में टॉप करने का सोचो, उसके बाद तुम्हारी स्कूल या कोचिंग उसमें टॉप करने का सोचोगे। सीधी सी बात है, तुम क्लास के टॉपर हो तभी तो स्कूल के टॉपर में तुम्हारा नाम आएगा, स्कूल के टॉपर हो तो ही तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर में तुम्हारा नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हो तो ही तो तुम्हारा स्टेट के टॉपर में नाम आएगा, स्टेट के टॉपर हो तो ही तो तुम्हारे चांस है नेशनल लेवल पे टॉप करने का। यस और नो। जो बच्चा नीट और जेईई में टॉप करता है, आई कोई भी एग्जाम हो, वो ऐसा है क्या जहाँ वो पढ़ता था वहाँ लास्ट में आता था, सीधी सी बात है, नो डाउट जहाँ पढ़ता था वहीं भी टॉपर्स में आता था, फर्स्ट भले ही नहीं आए लेकिन टॉप तो आता था, सेकंड थर्ड जो भी है। आगे समझ में। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको नेशनल लेवल पे कोई टेस्ट फाइट करना है 1 साल बाद, तो आपके दिमाग में फीलिंग वही वाली आनी चाहिए कि मुझे वहाँ रिजल्ट 10-20% नहीं दिखाना है, मुझे वहाँ टॉपर्स में खुद का नाम लेके आना है, ठीक है। मोहित नरूका, जतिन भूरिया, टॉपर्स में आना चाहिए, ये नहीं वो 3 इडियट्स मूवी के नीचे से अपनी रैंक देखें, ठीक है। या तो नहीं होगा, वो कहते हैं ना उस मूवी में कहते हैं कि 5000 के बाद देखो, कि 1000 के बाद देखो, 1000 के बाद मिल सकती है अपनी, 1000 तक तो कोई चांस ही नहीं, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से अपनी रैंक देखी नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क भी उसी लेवल का होना चाहिए। बात समझ में आई क्या। अपने सपने देख रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर वाले और अपन एफर्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो, खाली सोचने में तो दुनिया बहुत कुछ सोचती है। जितने बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं बेटा सारे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं क्या, जिनके मन में आग होती है वही इतिहास बनाते हैं, सीधी सी बात है। बात समझ में आई क्या। और मन में आग होगी वो आपकी एफिशिएंसी को कई टाइम्स बढ़ा देगा, वो एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है। नॉर्मल चीज़ें आप देखोगे बेटा तो आपको क्या करेगा, ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल दूध वाला एग्जाम्पल ले, दूध को आप 2 दिन तक रखोगे तब उससे दही बनेगा, फटके होता नहीं होता, लेकिन आपने रात में थोड़ा सा उसमें हुआ था खटास वो डाल के छोड़ दी, बहुत जल्दी काम होगा नहीं होगा। जिंदगी में ये खटास होनी चाहिए कि मेरे साथ के जो लड़के काम 1-2 साल में कर रहे हैं, मैं उस काम के लिए 3-4 साल लगा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। मेरे अंदर वो खटास होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो कैटलिस्ट वाला काम होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, आई कैन एंड आई डू आई विल। समझ में आ गया, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, उसके लिए खुद का बेटा एक्टिव होना ज़रूरी है। समझ में आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, उसने आपको मेडिसिन लिख के दे दी, आपने घर आके मेडिसिन को ऐसे कैसे रख दिया, उसने जो इंस्ट्रक्शंस प्रिकॉशंस वगैरह बताए थे आपने अप्लाई नहीं किए तो कभी ठीक हो सकते हो क्या, नहीं। लेकिन नॉर्मल से वैद्य को भी आपने दिखा के आए, उसने जैसे बताया था सुबह ऐसे करना शाम को ऐसे करना, आपने उसे अप्लाई किया, ठीक हो सकते नहीं हो सकते हो। कहने का मतलब यही है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक टीचर ने जो पढ़ाया है, घर जाके दवाई नहीं लोगे, डेली नहीं पढ़ोगे, टीचर ने बताया आपको कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, उन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान नहीं रखोगे, कभी तुम ठीक नहीं हो सकते, यानी कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, कभी बेटा गेन नहीं कर सकते। अगर हमें खुद में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक होना है, तो जैसे डॉक्टर की एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, टीचर की बात को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम नहीं कर सकते हो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन का कॉन्सेप्ट है, तुम फिट हो तभी सर्वाइव कर पाओगे। फिट का मतलब है तुम डॉक्टर इंजीनियर बनने में जो कैपेबिलिटी चाहिए तुम में वो बात है, जो बन जाओगे। तुम नहीं बनोगे तो दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी, तुम्हारी जगह कोई और बन जाएगा, सीधी सी बात है। मैं अगर पढ़ाना छोड़ दूँ तो ये कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी क्या, मेरी जगह कोई और पढ़ा लेगा, सीधी सी बात है। इसी की वजह से दुनिया रुकती है क्या, अरे जिसके माँ बाप छोड़ के चले जाते दुनिया तो उसकी भी नहीं रुकती, जिंदगी तो चलती है उस बच्चे की। कोई छोटी सी उम्र में माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी वहीं थम जाती है क्या, काम तो सारे होते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप नहीं पढ़ोगे तो दुनियादारी खत्म हो जाएगी क्या, समझ में आ गया। दुनिया चलती रहेगी, मैं पिछड़ जाऊंगा, ये श्योर है, समझ में आ गया।
कोई बात है, मेरा पढ़ाने का मन ना करे, मेरे को मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता, दुनिया को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? मेरे पर ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वही बात तुम पे अप्लाई है, नहीं पढ़ोगे दुनियादारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को या कोचिंग को तुम्हारी को। ठीक है, और पेरेंट्स और कोचिंग भी 2-3 साल बाद भूल जाएंगे, सच सही, लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हें फर्क पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि जिंदगी तुम्हें जीनी है। किसी का बच्चा 5 साल पहले डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता, वो नहीं बन पाया, तो ये है कि उसके पेरेंट्स पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। 1-2 साल दुख होता है पेरेंट्स को, कोचिंग को, यार ये बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये 2 साल बाद भूल जाते हैं। दुनियादारी चलती रहती है। किसी के माँ बाप भी मर जाते हैं, पूरी जिंदगी रोता रहता है क्या? 5-10 दिन बाद वैसा ही वैसा जिंदगी तो जीनी पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये हमें पता है, वही बात है, तुम पे भी अप्लाई है, कैरियर तुम्हारा है, तो तुम्हें बेटा पूरी जिंदगी वो चीज़ फील होगा कि यार मुझे बनना था लेकिन बन नहीं पाया। जब तक जियोगे इसी दुख के साथ, एक इसी कमी के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यही बात है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ के लिए, पहले अलर्ट रहो। ये तुम्हारा करने का टाइम है, जैसे मैंने वो ईंट वाला एग्जाम्पल दिया था, दीवार बनाने का टाइम तुम्हारा यही है। कौन सी ईंट मैं कहाँ लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। अब अगर सही लगा दी तो दीवार बिल्डिंग सही बन जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर तुम ईंटों को गलत लगाते गए तो लॉस तुम्हारा ही है। या तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पूरी दीवार तोड़ के दोबारा बनाओ, यानी 1 साल और खराब करो, और पूरी दीवार बनाने में डबल वापस खर्चा होता ही लगेगा, 1 साल का वापस खर्चा होता ही लगेगा, और लगाने में 1 साल, वही बात है, जैसे 1 साल वापस खराब होगा वैसे एक दीवार बनाने में वापस उतना टाइम लगेगा। या फिर आपको फील्ड चेंज करना पड़ेगा, छोड़ो मुझसे तो दोबारा दीवार नहीं बनेगी, छोड़ो मैं बनाऊंगा ही नहीं। सेम आप पे है, मुझसे मेहनत नहीं होती, कौन इतनी मेहनत करेगा 1 साल, मैं तो नहीं बनूंगा डॉक्टर इंजीनियर, छोड़ दो इसे। तो या तो फील्ड चेंज करना पड़ेगा, या उतनी एनर्जी पैसा सब कुछ वापस, टाइम वापस वेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? यस और नो? तो ये जो तुम्हारे टाइम है बेटा, इसी में तुम समझ जाओ इस चीज़ को, अभी अलर्ट हो जाओ, अभी कर लोगे, अभी कर सकते हो। जरूरी नहीं शुरू से पहले टेस्ट से सारे टॉप ही करते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाओ जिंदगी में आगे। दुनिया में जितने सक्सेसफुल, इसका मतलब ये है कि शुरू से सक्सेस थे, ठोकरे खाते गए वो समझते गए, और जो नहीं समझता उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, दुनिया की भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है, वो क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना, विनर कुछ ही होते हैं, फिर तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं। अपन उन्हीं में से, अपन को डिपेंड करता है अपन को खुद लोगों के लिए तालियां बजानी है या लोग अपने लिए तालियां बजाए, क्या करना है हमें। समझ में आ गया? तो ये हमेशा ध्यान रखना। और सचिन का स्टेटमेंट नहीं सुना गया? ऐसे कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? बोले मेरे गुरु का एक थप्पड़। मेरे कोच जो थे, एक बार मैं स्कूल में जब प्रैक्टिस करता था, स्कूल का टाइम होने के बाद एक बार मैं प्रैक्टिस पे नहीं गया, तो कोच ने शाम को मैं मिला, मुझे पकड़ लिया, बोले सचिन आज एब्सेंट क्यों था ट्रेनिंग में? बोले सर सीनियर टीम का मैच था तो मैच देखने चला गया था। बोले मेरे कोच ने मुझे थप्पड़ मारा कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें देखने आए कि ना कि तुम लोगों को देखने जाओ। बोले उस दिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। कोच ने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा, उस दिन मैंने साइकोलॉजी मेरी पूरी चेंज हो गई कि अब ऐसे कोई काम करूंगा ही नहीं कि कोच को मुझसे कोई शिकायत मिले। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और उसी प्रैक्टिस की वजह से, लगातार प्रैक्टिस की वजह से आज मैं यहाँ आ पाया। समझ में आ रहा है क्या? वो भी लाइटली लेता, आज ये हो गया, आज वो, जो एक्सक्यूज देते हैं वो कभी सक्सेस हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होते बेटा। तुमने ये बनने का सोचा है तो तुम्हारे टारगेट को भी यहाँ रखो। समझ में आ रहा है क्या? ड्रीम्स बड़े हैं तो हार्डवर्क भी बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? मुझे बेटा छोटा सा काम करना है, कोई बात नहीं, छोटी टेंशन कम होगी, टारगेट भी कम होगा। बड़ा काम करना है तो मेरा ड्रीम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, टारगेट भी वैसा ही होना चाहिए। मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनने का सोचा है, जो इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम्स में आती है, तो तुम्हारा हार्डवर्क और एफर्ट, डेडिकेशन, कैचिंग पावर, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, टॉप लेवल का। तुम टॉप बनने का सोचोगे तभी तो टॉपर बनोगे। बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हारा एफर्ट ही अगर मान लो बॉटम लेवल का है तो कभी टॉप पे जा सकते हो क्या? कोई फिश अगर बॉटम पे है, अगर उसे टॉप पे जाना, सरफेस पे, तो उसे अपवर्ड जाना ही पड़ेगा, एनर्जी लॉस करना ही पड़ेगा। यस और नो? अगर वही फैली पड़ी है कि मुझसे नहीं जाया जाएगा, कभी ऊपर जा सकती है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जी जान लगाओ। ये टाइम जो 12th वाला टाइम निकल जाएगा, इसमें तुमसे 11 12 2 साल ऐसे हैं जिसमें 10th तक की तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो सकती है। ध्यान रखना, 10th तक तुम कैसे थे, कितने कैसे पढ़ाई में कैसे थे, कोई नहीं पूछता। 11th में मान लो तुमसे नहीं हो पाया तो 12th में तुमसे वो गलतियां कवर हो सकती है कि तुमसे 10th तक जो हुआ कोई बात नहीं, 11th में जो गलतियां तुम रिकवर नहीं कर पाए अब कर सकते हो। इस साल जो गलती होगी
इस साल भी नहीं सुधार पाए तो एक साल और खराब करना पड़ सकता है, और उस साल भी नहीं हो पाए तो फिर तुम्हें पता ही है। तो ऐसी कमी आने मत दो कि अगले साल अपने पास डू एंड डाई वाली कंडीशन आ जाए। मैंने 2 बॉल 1 बॉल वाला 6 वाली बात बताई थी, याद है ना? 1 बॉल ये आपके पास है, 1 बॉल वो आपके पास है। 11th होता है बॉल को समझने के लिए, समझ में आ गया क्या? 11th क्या होती है? बॉल को समझने के लिए। पीछे वो तुम्हारा खाली प्रैक्टिस मैच था, कोई दिक्कत नहीं है। 11th होता समझने के लिए कि मुझे कैसे करना है, अगले साल मुझे फाइनल मैच खेलना है। इस साल आप खेल लोगे तो अगली बॉल 1 बॉल पहले मैच जीत जाओगे, और ये बॉल खाली निकल गई तो लास्ट बॉल पे तुम्हें बैट घुमाना ही घुमाना है। और खाली बैट घुमाते हैं जहाँ पे डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डर लगता है अपने आप क्या होगा पता नहीं, ये लास्ट साल है, फिर तुम्हें पता है डर हमारी एफिशिएंसी को अपने आप कम कर देता है। मुझे अगर जंप करना है किसी कुएं के ऊपर से, फुली कॉन्फिडेंट हूँ तो क्या होगा, जितना टारगेट उससे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन डर होगा कि अपना पार कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो अंदर गिरूंगा नहीं गिरूंगा। अगले साल वही कंडीशन आएगी। कोशिश ये करना इस साल टॉप IIT कॉलेज में मैं जाऊँ। ऐसा नहीं है कि वही बात है कोई IQ वाले बच्चे ऐसे जाते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हमने 90% वालों को भी देखा ऐसी गलियों में घूमते हुए। जिन बच्चा स्कोर कम होता है 60 70 80 वाला, वो भी हमने डॉक्टर इंजीनियर बनते देखे हैं। कि तुम पहले कितने थे इससे को फर्क नहीं पड़ता, आज तुम क्या हो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तुम्हारा हार्डवर्क डेडिकेशन और फोकस वैसा ही होना चाहिए बेटा। मैं खाली यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना कि मेरे नोट्स इतने अच्छे हैं, मुझे कोई वही बात है नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा। आज समझ में आ रही क्या? मेरे लिए अवार्ड क्या, मेरा सिलेक्शन। और वो कब होगा जब मुझे कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब मैंने यहाँ नोट किया है, ना कि खाली कॉपी में। कॉपी सेकेंडरी है खाली इसलिए कि कोई चीज़ें बार बार आपको रिवाइज करनी हो तो ये आपके पास एक फिक्स है, स्टैंडर्ड है, आपके पास नोट्स है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना, देखते आइडिया लग जाएगा सर ने क्या बताया था, कैसे बताया था। समझ में आ गया क्या? नोट्स सब कुछ नहीं है, अपनी यहाँ हैंड राइटिंग सुधारनी नहीं है, सुंदर लेख लिखने बचपन में करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। बोर्ड में टीचर जो समझा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने नोट्स कैसे बन रहे हैं, कितने कलरफुल अपने नोट्स बनाए हैं, डजंट मैटर, बकवास है सब, कोई पूछता तक नहीं इनको। रद्दी वाला उतने ही पैसे देगा इनका जितना बाकी नोट्स के देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना। तो इनकी वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी वैल्यू में जरूर फर्क पड़ेगा। नीरज चोपड़ा को पहले जानता नहीं था, आज उसकी ब्रांड वैल्यू कोहली के बाद 2nd नंबर पे इंडिया में। होता नहीं होता? दुनिया किसको पूछती है? सक्सेस हो। वही नीरज चोपड़ा पहले तक कोई पूछता तक नहीं था, अब उसकी ब्रांड वैल्यू कोहली के बाद 2nd नंबर पे आ गई है। बंदे ने करके दिखाया है। 5 साल तक 5-10 साल तक लगातार, वैसे तो मैंने बचपन से की है, ओलंपिक के लिए 5 साल से टारगेट बना ही रखा था, मेडल जीतना है तो जीतना ही है, जीतना तो जीतना है। उसके लिए 2-2 महीने घर वालों से बात तक नहीं करता था, फ़ोन पे बात, मिलना दूर की बात है। समझ रहा है क्या? अब जो बंदा फ़ोन से घर वालों से इतना दूर है तो समझ सकते हो उसका टारगेट फोकस कितना ज़बरदस्त था। समझ में आ रहा है क्या? इन चीज़ों तो थोड़ा सीरियसली लो। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मेरा भाला कितना अच्छा, वही बात है, कितना अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, फेंकने में हेल्पफुल होना चाहिए, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए थोड़ा सा आरामदायक हो। ऐसा भी नहीं हर कहीं लिख लिया, कैसे लिख लिया, तुम्हारे काम भी आ सके। खाली इन्हीं चीज़ों पे अटके नहीं रहना बेटा, इन चीज़ों से ऊपर उठ के मैं सोचना है कि ज़्यादा जरूरी मेरे लिए क्या है। समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, बार बार ये चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा रिजल्ट बेटर आए तब तो मान सकते हैं इन चीज़ों का तुम पे को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है लगातार क्लास अटेंड करके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हमारा लॉस हो रहा है। समझ में आ गया? तो कैचिंग पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, हमें अच्छा सा फोकस रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और घर पे जाके उसको अभी तक 2 बार रिवाइज करते हैं तो मुझे 3 बार करना है, 3 बार करें तो 4 बार करना है, यानी अपना एफर्ट बढ़ाते जाओ। समझ में आ गया क्या? वो धोनी वाली मूवी नहीं देखी थी क्या? दोस्त क्या कहते हैं, यार हमारे माही का तो नाम तक नहीं लिया, लेकिन वो रोया था क्या, एक्सक्यूज दिया था क्या उसने, ये हो गया यार, ये हो गया, ये हो गया। उसने क्या कहा, एक बात हमारे समझ में आ गई है, इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, हमें और मेहनत की जरूरत है। समझ में आ गया? जिस दिन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे बेटा, सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। वही धोनी अगर एक्सक्यूज देता, ये हो गया, मैं तो सही था, मेरा नाम ही नहीं लिया, मुझे अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, धोनी वाली मूवी देखी थी ना, वही धोनी एक्सक्यूज देने लग जाता है, यार मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ऐसा किया था, वो किया था, तो कभी आगे जा पाता है क्या? लेकिन उसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। एक बात तो श्योर है, ये पता चल गया और मेहनत की जरूरत है, और मेहनत करी, और आज देखो वो कहाँ था। समझ में आ गया? यस और नो? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, जिस दिन खुद में इंप्रूवमेंट करना हमने स्टार्ट कर दिया, रियल में अपनी वीकनेस पे, कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, सक्सेस की तरह हम भी बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, और थोड़ा एक्टिव बनो बेटा, और थोड़ी एफिशिएंसी, खुद को झोंक दो कि क्या हो रहा है। एक एक क्वेश्चन का तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, ये कैसे हो, वो कैसे हुआ,
ना कि अपन वही बात है, कोई गायत्री मंत्र थोड़ी सुन रहे बैठ के, कोई कुरान की आयत थोड़ी सुन रहे कि ठीक है सुन लें, खाली कानों तक पहुंच गई। कानों तक पहुंचना जरूरी नहीं है, कानों से दिमाग तक जानी चाहिए। समझ में आनी चाहिए क्या? तुम्हारे आंखों और कानों से लेकर दिमाग तक जानी चाहिए वो बात की कैसे हुआ। साइंस यही तो है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अच्छे से ध्यान रखा करो बेटा, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा नो डाउट, अच्छी मेहनत करोगे तो बच्चों। तो अपन ने क्या कहा बेटा, मोलर कंसंट्रेशन, एक स्टेटमेंट अपन ने लिखा, क्या लिखा, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज 55.55 मोल पर लीटर। ऑलवेज मतलब क्या बोला है बेटा, ऑलवेज ही है। क्लियर है? एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा, स्टार मार्क करके लिखो, विद चेंज इन वॉल्यूम, विद चेंज इन वॉल्यूम with the change in volume, with the change in volume, the number of moles of water, with the change in volume, the number of moles of water, with the change in volume, the number of moles of water may be changed। यानी वॉल्यूम में चेंज होने के साथ मोल में चेंज हो सकता है, ठीक है। with the change in volume, the number of moles of water may be changed, the number of moles of water may be changed, but the molar concentration of water, but the molar concentration of water is always definite, but the molar concentration of water is always definite, but the molar concentration of water is always definite, which is equal to 55.55 mole per liter। विच इज इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर। इस बात का ध्यान रखना, क्या वॉल्यूम में चेंज होने के साथ वाटर के मोल का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन बोल दे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो बच्चों आगे बात करते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन हमें पूछता है तो हमें कैसे करना है। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। चलिए बेटा चलो देखो कैसे करना, समझना। पेन कॉपी छोड़ो, अब दिमाग चलाते रहो खाली। यहाँ देख के बच्चों देखो कैसे। आपको याद है बेटा हमने दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। मोलरिटी क्या होता है, N1/V लीटर, यस और नो। एंड मोलरिटी के लिए क्या पढ़ा है बेटा, N1/W2 किलोग्राम, यस और नो। याद है ना? ठीक है, दोनों का अगर हम रेशियो कर दे तो क्या होगा, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू, देखो ये अपॉन ये कर दो बेटा, तो N1 अपॉन क्या हो जाएगा V, और ये क्या हो जाएगा बेटा N1/W2, यस और नो। अरे होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो 4 स्टेप हो गए, तो अपन उल्टा पुल्टा करें तो N1/V, ये W2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या हो गया N1, यस और नो। N1 से बच्चों N1 को उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यस और नो। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ बच्चों, देखो कैसे करना है, मुझे दोनों में रिलेशन बताना है। अगर मुझे W2 और V में रिलेशन पता चल जाए, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा, तो इन दोनों में रिलेशन बता सकते नहीं बता सकते। लेकिन हमें पता है एक वेट है दूसरा वॉल्यूम है, वेट और वॉल्यूम को कभी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं। दोनों को या तो वेट की टर्म में लेके आना पड़ेगा, या दोनों को क्या लेके आना पड़ेगा, वॉल्यूम की टर्म में लेके आना पड़ेगा, यस और नो। क्लियर है? और हमें पता है कुछ नहीं बोले तो नॉर्मली हम सॉल्वेंट की फॉर्म में किसका यूज करते हैं बेटा, वाटर के लिए करते हैं, यस और नो। क्लियर है? तो क्या करेंगे, हमें पता है फॉर वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो हमें पता क्या कह सकते हैं, फॉर वाटर, वाटर के लिए हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, 1 ग्राम पर ml, या फिर क्या होती है 1 किलोग्राम पर लीटर, यस और नो। अरे इसका मतलब डेंसिटी क्या होती है हमें पता है बच्चों, देखो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यस और नो। वाटर के लिए डेंसिटी अगर 1 हो गई तो W इक्वल टू किसके बराबर होगा, V। यानी वाटर के लिए क्या होता है, वेट और
वॉल्यूम दोनों इक्वल होते हैं नहीं होते, क्योंकि डेंसिटी कितनी हो गई 1 होती है बेटा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब W2 यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो सॉल्वेंट के वेट की जगह मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ बच्चों। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, m अपॉन स्मॉल m इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, W2 अपॉन V की जगह क्या लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V। यस और नो, यस और नो। अरे वाटर का चाहे वेट लूं चाहे वॉल्यूम लूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब दोनों सेम क्या आ गया बेटा, सेम यूनिट में आ गए, सेम वैल्यूज में आ गए। कैसे, वाटर ऊपर वाला भी V है नीचे वाला भी V है, तो V और V को कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, देखो अब बात करें बच्चों क्या, फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन अगर नॉर्मल सॉल्यूशन अगर दे तो कैसे करना है बच्चों, देखो अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है तो हमें पता है नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, V2 का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए ये बताओ कौन ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होता है या V ज्यादा होता है, अरे V ज्यादा होगा, शाबाश। हमें सीधी सी बात है, सॉल्वेंट में कुछ मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है V ग्रेटर देन क्या होता है, V2 होता है बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू, अगर मेरे पास ये है V2 अपॉन V, तो हमें पता है अपॉन वाली वैल्यू अगर ज्यादा है तो रेशियो क्या आता है, लेस देन 1, आता नहीं आता। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, ये हमें पता है बच्चों अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये लेस देन 1 आएगा नहीं आएगा, दोनों का रेशियो, क्लियर है। हमें पता है ये लेस देन 1 आ रहा है इन दोनों का रेशियो, तो ये किसके बराबर है, m अपॉन स्मॉल m। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन स्मॉल m इक्वल टू लेस देन 1, यस और नो, क्लियर है। इसका मतलब दोनों का रेशियो लेस देन 1 आ रहा है तो दोनों में ग्रेटर कौन है, स्मॉल m। अरे सीधी सी बात है, अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा है तभी तो रेशियो लेस देन 1 आता है बच्चों। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल m ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल M। समझ में आ गया, यस और नो। ये कब होगा बच्चों, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए जब कुछ नहीं बोला जाए, क्लियर है। एक कंडीशन क्या है बच्चों, क्या, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसके लिए है बच्चों ये, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। अरे बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, नेग्लेजिबल है। सॉल्यूट क्या है बच्चों, नेग्लेजिबल है। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट ज्यादा होना, वेरी डाइल्यूट यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये बताओ, सॉल्यूट अगर नेग्लेजिबल है तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैं बोल सकता हूं क्या, V2 ऑलमोस्ट होगा V के इक्वल, यस और नो। सॉल्यूट तो नेग्लेजिबल हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूट का वॉल्यूम नेग्लेजिबल है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऑलमोस्ट इक्वल होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। अब अपना जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू क्या है, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V, इनका रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल होगा नहीं होगा। दोनों वैल्यू अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो तो रेशियो क्या आता है, 1 आता है बेटा, यस और नो। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये भी क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा। दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट 1 आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है बेटा। तो क्या कहेंगे, मोलेलिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, मोलेरिटी होगा। समझ में आ गया। अब यही चीजें हमें डायरेक्टली पूछता है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान है तो ही हम सही कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन दे रखा तो मोलेलिटी ज्यादा होगी, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होगी बच्चों। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो, नोट करो बेटा। चलो इसको कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों, एक पॉइंट और इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ तक बात ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट हो कल पूछना बेटा। ओके, बाय।